बिल्किस बानो केस में जो 11 कैदी रिहा हुए हैं जिनको गुजरात सरकार ने गुड बिहेवियर के नाम पे रिलीज़ किया, उनमें से जब हमने थोड़ी सी और डिटेल्स खंगाली तो पाया कि जो 11 कैदी थे वो तकरीबन लगभग 1000 दिन के आसपास हर किसी ने पेरोल एंजॉय किया है। यानी कि अगर उन 1000 दिनों का मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 3 साल का लगभग एक मार्जिन आ जाता है कि 3 साल उन्होंने जितना भी टाइम जेल में काटा है, 3 साल वो जेल के बाहर रहे हैं, पैरोल पे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये लोग इतने ही दिन जेल से बाहर निकल के पेरोल एंजॉय कर चुके हैं और सज़ा भी पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में कैसे इनको रिहा किया गया। हमने रमेश भाई चंदाना, जिन्होंने 1198 दिन जेल से बाहर रहे जो अपने इस आजीवन कारावास के दौरान, तो उनसे बात करने की कोशिश करी और जानना चाहा कि ये कंट्रोवर्सी है क्या, आखिर वो कितने दिन बाहर रहे और क्यों रहे। हाँ जी रमेश भाई, आपको ना, हाँ मैं आशीष हूँ, मैं पत्रकार हूँ, तो सब मिलना था आपसे। हाँ बोलिए। अभी जो आपका ये मैटर चल रहा है उसको लेके बात करनी थी। क्या बात करनी, कोर्ट में चल रहा है ना अभी तो? हाँ कोर्ट में ही चल रहा है, लेकिन ये था ना कि कौन से पत्रकार पर हम आए हैं वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म हमारा मौजूद शुरू करके। मोजो वाला को तो दिया था मैंने, अभी नहीं दिया, नहीं देने का। आप अभी कोर्ट में मैटर तो चल रही है ना। हाँ नहीं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही कि जो आपका पैरोल था वो 1198 दिन का था। मेरे को नहीं देने का। नहीं मेरे को तो इतना जानना था कि मेरे को कुछ नहीं देने का। कोर्ट मैटर चल रही है अभी। सर कोर्ट में तो है, आपका तो है क्लियर है ना, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आपको पैरोल कितना मिला था। वो तो है कोर्ट पे 1198 दिन का, जो मेरे को पता नहीं है। तो हम बात नहीं करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्किस बानो केस में जो 11 कॉन्विक्ट्स हैं, हमने उनके लॉयर ऋषि मल्होत्रा से बात की और जानना चाहा कि इनको लगभग इतना लंबा पेरोल कैसे दिया गया। हालांकि वो पेरोल था जो हर अलग अलग साल में था और लगभग वो 1100, एक सबसे जो बड़ा पेरोल था वो 1198 दिन का था। ऐसे ही लगभग सबको 1000 दिन के आसपास का पेरोल मिला है। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो पेरोल वाला हिसाब किताब है ये कॉन्विक्ट्स का, 11 कॉन्विक्ट्स का, इसमें तकरीबन 1198 दिन का पेरोल इसने लिया है चंदन ने। अच्छा चलो फिर ठीक है, तो ये कैसे जायज़ है कि मतलब इसमें इनको रिहाई दे दी जाती है, क्योंकि अगर 1198 दिन का हिसाब किताब लाएं तो ये 3 साल से ऊपर का पेरोल तो ये ले चुके हैं। हाँ, और तो लगभग सभी कैदियों ने लिया है, मतलब इतना ही लगभग इतना पैरोल। हाँ, तो ये मतलब कैसे जायज़ है फिर रिहाई? देखो actual payroll period is counted towards the custody. Parole is always is given for limited purpose like 15 days. At a सुना मेरा उनको 1-1.5 साल के लिए है, 3 साल की जो भी आप कह रहे हैं। नहीं लेकिन Over the span of 15 and they have undergone almost 15 and a half something like this actual sentence, correct? उसके अंदर उनको पैरोल, जब भी जेल में कोई भी कॉन्विक्ट होता है, फॉरगेट बिल्किस बानो कॉन्विक्ट, जब भी कोई जेल में कॉन्विक्ट होता है, नॉर्मली दे आर ग्रांटेड पैरोल्स आफ्टर 1 month, 2 month, 3 month, एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 डेज के लिए। सो आप अगर एक साथ बोल देंगे तो वो बड़ा, तो इतनी लंबी प्रॉब्लम होगी। बट डोंट फॉरगेट इट इज डिवाइडेड इन द स्पैन ऑफ मोर देन 15 years ऑफ एक्चुअल सेंटेंस। So what is wrong in that? नो सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आप अगर ये समझा पाएं कि भाई अगर ये लोग आजीवन कारावास में हैं तो कोई लिमिटेड टाइम तो होता होगा ना, मतलब अगर साल में जैसे कोर्ट की छुट्टियां 2 महीने की होती हैं तो इनका भी तो कुछ होगा कि मतलब हर टाइम पैरोल मिल जाए। हर टाइम कहाँ मिला है, तो मैं कह रहा हूँ डोंट गो बाय वन ब्रैकेट की यार इतना पैरोल मिल गया हमको 1500 डेज का, 1100 डेज का। इट मस्ट हैव बीन व्हाट यू कॉल फ्रेगमेंटेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम and that too span of more than 15 years of actual sentence. कोई पैरोल मिलने का कोई रूल थोड़ा ना है। पैरोल तो तब मिलती है कोई अर्जेंसी आ गई घर में, किसी की शादी आ गई, किसी की डेथ हो गई। पैरोल इज ऑलवेज फॉर लिमिटेड पर्पस। तो मतलब नॉट लाइक अ बेल। तो इट्स लाइक कि मतलब 15 साल की सजा में 3 साल का पैरोल मिल गया इनको, मतलब इतनी इमरजेंसी आ गई थी। You can quote me on this thing that even in COVID times
number of live convicts were granted parole by the Supreme Court, and that too, that was called COVID parole. So always granted in some exigencies. So what is wrong in that? ओके फाइन सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब कल हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर को जहाँ रणदीपुर में आके, तो हमको मालूम चला कि एक तो जो इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट ने जो फाइल किया है अपना एक रिप्लाई, उसमें लिखा था कि भाई जो मिथेश है, मिथेश के ऊपर 354, 506, 504 और एक और धारा है, 4 धाराओं में उस पर केस दर्ज हैं, लेकिन उसमें राधेश्याम का जिक्र नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पाया, आई गॉट दी FIR, तो उसमें तो 3 लोगों का नाम है FIR में, एक मिथेश, एक आशीष जो कि राधेश्याम का भाई है, और राधेश्याम के ऊपर भी ये सेक्शन लगे हैं, और ये चीजें जो है एफिडेविट में मेंशन नहीं है। और जो एसपी था जिसने ये रिपोर्ट उसके बारे में बनाई थी राधेश्याम के बारे में, ये पहले के, ये जो इंसिडेंट हुआ था उससे पहले की रिपोर्ट है, तो इतना लैक ऑफ वो लाइक थिंग। ये जो सो कॉल्ड 354 की आप बात कर रहे हैं, इज देयर एनी FIR रजिस्टर्ड? नंबर 1। यस सर, FIR रजिस्टर्ड है। FIR की डेट कब की है? 6/7/2020। सो अकॉर्डिंग टू यू जब ये पैरोल पे आए थे तभी FIR रजिस्टर हुई थी? हाँ जी। I have no idea about this thing, very frankly. I have no comments on that. तो उन्होंने ये कहा कि ये सब कोर्ट के हाथ में होता है, कोर्ट जब चाहे किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में पेरोल दे सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में हमने ये भी उनसे जानने की कोशिश करी कि मिथेश के खिलाफ 354 की धारा के और 3 अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज था, लेकिन राधेश्याम के मामले में ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया गुजरात सरकार के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। और हमने पाया कि आशीष जो कि राधेश्याम का भाई है, राधेश्याम और मिथेश के खिलाफ तीनों धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 354 भी एक है। तो उन्होंने कहा, ऋषि मल्होत्रा ने हमसे कहा कि इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में वो हमको पढ़ के बताएंगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.